उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। नए राष्ट्र की चुनौतियों को समझने में, विभाजन के परिणामों का विश्लेषण करने में, रियासतों के विलय का वर्णन करने में, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जानने में। नए राष्ट्र की चुनौतियां। परिचय। कुछ राष्ट्रीय एकता से और कुछ क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित स्वतंत्र भारत के समक्ष कई चुनौतियां थीं। 1947 के बाद पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। स्वतंत्रता विभाजन के साथ मिली देशी रियासतों के एकीकरण के लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता थी। देश की आंतरिक सीमाओं को पुनः रेखांकित करने की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि में भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया, वो भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 2 लक्ष्य। जिस घड़ी की सभी भारतीय प्रतीक्षा कर रहे थे वो आ गई थी, और जिन लक्ष्यों पर सब सहमत थे वो ये था कि स्वतंत्रता के बाद देश को लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से संचालित किया जाना चाहिए और इसे सभी निर्धन, सामाजिक रूप से वंचित समूहों के कल्याण के लिए संचालित किया जाएगा। अब स्वतंत्रता के वचनों को पूरा करने का समय आ गया था। वर्ष 1947। स्वतंत्र भारत का जन्म बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हुआ था। किसी भी अन्य देश का जन्म उन परिस्थितियों में नहीं हुआ था जिनमें भारत का 1947 में हुआ था। स्वतंत्रता देश के विभाजन के साथ आई थी और 1947 अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन के आघात का वर्ष था। यही वो स्थिति थी जिसमें भारत ने कई उद्देश्यों को पूरा करने की अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। नए राष्ट्र के समक्ष कई चुनौतियां थीं। आइए हम आगे की स्वतंत्र भारत के समक्ष आई इन 3 चुनौतियों पर नजर डालें। 3 चुनौतियां। पहली चुनौती। तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसा राष्ट्र गढ़ने की थी जिसमें सभी विविधताओं का समायोजन हो। विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों वाले लोगों के साथ माना जा रहा था कि ऐसी विविधता वाला देश अधिक समय तक एकजुट नहीं रह सकता, और विभाजन से ये आशंका सत्य सिद्ध हुई। दूसरी चुनौती लोकतंत्र स्थापित करने की थी। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार और मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। भारत ने संसदीय प्रणाली पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया। संविधान से मेल खाती लोकतांत्रिक प्रथाओं को विकसित करना एक चुनौती था। तीसरी चुनौती संपूर्ण समाज के विकास और कल्याण सुनिश्चित करने की थी। वास्तविक चुनौती आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के लिए कारगर नीतियों को विकसित करने की थी। संविधान में स्पष्ट रूप से वंचित समूहों और अल्पसंख्यक सांस्कृतिक धार्मिक समुदायों के लिए समानता और विशेष सुरक्षा के सिद्धांत के प्रावधान किए गए थे। भारत में राजनीति। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि भारत ने कैसे इन चुनौतियों का सामना किया और किस सीमा तक सफल रहा, और आजादी के बाद से
भारत की राजनीति की कहानी क्या कह रही है। पहली चुनौती पर ध्यान दिया जाना। इस अध्याय में आजादी के बाद के वर्षों में जो चुनौतियां प्रमुखता से हावी रही हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत ने कैसे स्वयं को साझा इतिहास और साझी नियति द्वारा संयुक्त राष्ट्र के रूप में गढ़ा। एकता को विभिन्न क्षेत्रों की आकांक्षाएं प्रतिबिंबित करना था और असमानताओं से निपटना था। लोकतंत्र की स्थापना करने और आर्थिक विकास प्राप्त करने की चुनौतियों पर अगले 2 अध्यायों में चर्चा की गई है। विभाजन। विभाजन का परिणाम पाकिस्तान था। ब्रिटिश भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हो गया था। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा पेश किया गया था और इसने पाकिस्तान की मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में मांग की। कांग्रेस ने इस सिद्धांत का विरोध किया, परंतु 1940 के दशक में हुए कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। विभाजन। भारत और पाकिस्तान में बंट गया, जो बहुत दर्दनाक और कठिन था। धार्मिक बहुमत के सिद्धांत पर चलते हुए जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुमत था, पाकिस्तान का इलाका बनते, शेष भारत में रहते। पेश आई कठिनाइयां। ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुमत किसी एक ही इलाके में नहीं था। पश्चिम में और पूर्व 2 ऐसे क्षेत्र थे जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक थी और उन्हें जोड़कर एक बना देना सरल नहीं था। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि नए देश पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के लिए 2 क्षेत्र लिए जाएंगे, जो भारतीय राज्य क्षेत्र से अलग होंगे और मुस्लिम बहुमत वाले सभी इलाके पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। उनकी अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत बना दिया गया। विभाजन की त्रासदी। पंजाब और बंगाल में अनेक ऐसे बड़े क्षेत्र थे जहां गैर मुस्लिमों का बहुमत था। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि तक धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं हो पाया था। स्वतंत्रता के दिन तक बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि वे भारत में थे या पाकिस्तान में, और अंत में सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यकों की समस्या थी। लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान में थे और पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में समान रूप से मुस्लिमों की बड़ी संख्या थी और दोनों ओर के अल्पसंख्यक हमलों के आसान शिकार बने। विभाजन के परिणाम। दुखद स्थानांतरण। 1947 का विभाजन मानव इतिहास में अब तक का ज्ञात सर्वाधिक आकस्मिक और अनियोजित स्थानांतरण था, जिसने सांप्रदायिक दंगों को जन्म दिया और फैलाया। देश विभिन्न सांप्रदायिक क्षेत्रों में बांट दिया। सामाजिक आपदाएं टूट पड़ीं। लोगों को शरणार्थी शिविरों में शरण लेने पर विवश होना पड़ा। महिलाओं की हत्या हुई और परिवार के सदस्य एक दूसरे से बिछुड़ गए। सीमा के दोनों ओर हत्याएं और अत्याचार हुआ। शरणार्थी शिविर। लोग अपना घर बार छोड़ने पर विवश हो गए। अल्पसंख्यकों को सीमाओं पर शरणार्थी शिविरों में अस्थायी तौर पर शरण लेनी पड़ी। वे अपने ही देश में असहाय हो गए थे, जो हाल तक उनका अपना देश था। उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ी और अक्सर उन पर हमले होते थे, हत्या या बलात्कार होता था।
महिलाओं को अगवा किया गया, धर्म परिवर्तन करके विवाह करने के लिए विवश किया गया। बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़ गए। जो सीमा पार करने में सफल हुए वे अब बेघर थे। इन शरणार्थियों के लिए आजादी का अर्थ शरणार्थी शिविरों में जीवन था। वित्तीय परिसंपत्तियों का विभाजन। विभाजन वित्तीय संपदाओं और चीजों जैसे टाइपराइटर, पेपर क्लिप, पुस्तकों, कुर्सियों, मेजों और पुलिस बैंड के वाद्य यंत्रों का भी विभाजन था। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी विभाजन हुआ। ये समुदायों का हिंसक विभाजन था। एक अनुमान के अनुसार विभाजन के कारण लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर नई सीमा के पार जाने के लिए विवश होना पड़ा था और 5 से 10 लाख लोगों की हत्या हुई थी। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का मानना था कि भारत को अपने सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। सभी नागरिक बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान होने चाहिए। इसलिए उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को पोषित किया। रियासतों का विलय। रियासतें ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों जो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे, और रियासतों राजाओं द्वारा शासित बड़े और छोटे राज्य में विभाजित था। ब्रिटिश सर्वोच्चता के अंतर्गत रियासतों का अपने आंतरिक मामलों पर कुछ प्रकार का नियंत्रण होता था। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का 1/3 भूभाग इन रियासतों के अधीन था और 4 में से 1 भारतीय रियासतों के अधीन रहता था। समस्या। आजादी के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा रियासतों पर ब्रिटिश अधिसत्ता की समाप्ति और भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता की घोषणा जैसी समस्याओं के कारण रियासतों का भारत में विलय एक बड़ी चुनौती बन गया। त्रावणकोर, हैदराबाद और भोपाल में भारत का पुनः विभाजन हो जाने का संकट खड़ा हो गया। राज्यों का विभाजन। त्रावणकोर और हैदराबाद के शासकों ने घोषणा की कि उनकी रियासतों ने स्वतंत्र रहने का निर्णय किया है। भोपाल के नवाब जैसे शासक संविधान सभा में सम्मिलित होना चाहते थे। इस प्रतिक्रिया से भारत की फिर से छोटे छोटे राज्यों में बंटने की संभावना दिखने लगी थी। लोकतंत्र। इन रियासतों में लोगों के लिए लोकतंत्र की संभावना बहुत ही क्षीण लग रही थी, क्योंकि रियासतों के शासक अपनी प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए अनिच्छुक थे। ये सब विचित्र था, क्योंकि भारतीय स्वाधीनता का उद्देश्य विविधता में एकता, आत्मनिर्णय के साथ साथ लोकतंत्र था। परंतु इनमें से अधिकांश रियासतों में सरकार गैर लोकतांत्रिक ढंग से चलाई जा रही थी। सरकार का दृष्टिकोण। अंतरिम सरकार। सरकार ने भारत के संभावित विभाजन के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया। मुस्लिम लीग ने राष्ट्रीय कांग्रेस का इस पर विरोध किया और उसका मानना था कि रियासतों को अपनी मर्जी से अपना मार्ग चुनने की आजादी होनी चाहिए। सरदार पटेल उस अवधि के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और उन्होंने शासकों को दृढ़ता से परंतु राजनयिक रूप से मनाया, समझाया। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। 3 महत्वपूर्ण विवेचन। 3 महत्वपूर्ण विचार जिन पर सरकार का दृष्टिकोण आधारित था। रियासतों के लोगों की इच्छा
जो भारतीय संघ का भाग बनना चाहते थे। दूसरा, बहुलता को समायोजित करने और लचीला दृष्टिकोण अपनाने का विचार। तीसरा, राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं का एकीकरण और दृढ़ीकरण। केवल 4 राज्यों का विलय कठिन था, अर्थात जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। हैदराबाद। निजाम के शासनाधीन हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी, जो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र से घिरी हुई थी। निजाम स्वतंत्र रियासत का दर्जा चाहते थे। नवंबर 1947 में उसने भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया, परंतु लोगों ने निजाम के शासन का विरोध किया। केंद्रीय सरकार को रज़ाकारों, अर्धसैनिक बल के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी और सितंबर 1948 में भारतीय सेना के निजाम की सेनाओं पर नियंत्रण करने के लिए प्रवेश करने से हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। मणिपुर। मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसे संवैधानिक राजशाही बना दिया, और जनता के भारी दबाव में महाराजा ने 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत के अंतर्गत चुनाव करवाए और 1949 में भारत सरकार महाराजा पर विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने में सफल हो गई। राज्यों का पुनर्गठन। आंतरिक सीमाएं। विभाजन और रियासतों के विलय के पश्चात अब भारतीय राज्यों की आंतरिक सीमाओं को तय करने का समय था। चुनौती ये थी कि सीमाओं को इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिल सके। सीमाएं प्रशासनिक सुविधा या रियासती शक्तियों द्वारा शासित क्षेत्रों के अनुरूप निर्धारित की गईं। राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन ने इस प्रकार के विभाजनों को अस्वीकार कर दिया और भाषाई सिद्धांत के आधार पर राज्यों के गठन का वादा किया। इस सिद्धांत पर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल का पुनर्गठन किया गया। भाषाई क्षेत्रों के आधार पर कई प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। राज्यों का विभाजन। स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात नेताओं ने महसूस किया कि यदि भाषा के आधार पर प्रांतों का निर्माण किया गया तो अव्यवस्था फैल सकती है और एकीकरण अन्य सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की उपेक्षा हो सकती है। उन्होंने इस मामले को स्थगित कर दिया क्योंकि रियासतों के भाग्य का भी अभी निर्णय नहीं हुआ था। विरोध। स्थानीय नेताओं और लोगों द्वारा राष्ट्रीय नेताओं को चुनौती दी गई। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों, केरल के कुछ भागों, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुए। विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास से अलग किया जाना चाहिए और अलग आंध्र प्रदेश प्रांत बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्रीमालू अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इससे हिंसक घटनाएं हुईं। अंततः दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र राज्य के गठन की घोषणा कर दी। नए राज्यों का गठन। भाषाई आधार पर राज्यों की मांग। आंध्र प्रदेश के गठन से देश में भाषाई आधार पर
राज्यों को गठित करने की मांग होने लगी। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं के निर्धारण में विभिन्न भाषाएं प्रतिबिंबित होनी चाहिए। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। चिंताएं। अलग राज्यों की मांग से देश की अखंडता संकट में पड़ जाएगी, ये प्रमुख आशंका थी। ये महसूस किया गया कि भाषाई राज्य अलगाववाद को बढ़ावा दे सकते हैं और दबाव बना सकते हैं। आखिरकार लोकतांत्रिक नीतियों की प्रकृति को बदलने के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसने सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय और भाषाई दावों को स्वीकार किया और लोकतंत्र की बहुलवादी प्रकृति के लिए एक समान आधार प्रदान किया और बंटवारे और अलगाववाद का संकट कम किया और भारत को अधिक लोकतांत्रिक देश के रूप में प्रदर्शित किया। राष्ट्रीय एकता। भाषाई आधार पर देश के बिलगाव ने लोकतांत्रिक राजनीति और नेतृत्व की प्रकृति को बदल दिया। इससे विघटन नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। सभी राज्यों ने विविधता के सिद्धांत को स्वीकार किया। लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत में विचारों और जीवन शैली में अंतर और बहुलता झलकती है। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन। बंबई में मराठी और गुजराती भाषी लोग सम्मिलित थे। बंबई एक द्विभाषी राज्य था, जो एक प्रयोग था, परंतु जन आंदोलन के पश्चात 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया। अन्य राज्य। पंजाब को राज्य का दर्जा 10 वर्ष पश्चात मिला और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बृहत्तर पंजाब से अलग हो गए। 1972 में असम से अलग करके मेघालय का गठन किया गया। मणिपुर और त्रिपुरा का भी अलग राज्यों के रूप में उद्भव हुआ। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का भी 1987 में गठन हुआ। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। स्वतंत्रता अपने साथ देश का विभाजन लाई और वर्ष 1947 अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष था। तात्कालिक चुनौती ऐसा राष्ट्र गढ़ने की थी जो एकजुट ही नहीं होता, बल्कि विविधताओं को भी समायोजित करता। दूसरी चुनौती लोकतंत्र की स्थापना करना था। संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार और मूल अधिकार प्रदान किया। तीसरी चुनौती पूरे समाज का विकास और कल्याण सुनिश्चित करने की थी। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इसने मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग की। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। उन्हें नजरअंदाज किया गया और NWFP प्रांत बनाया गया। 1947 का विभाजन अब तक ज्ञात मानव इतिहास का जनसंख्या का सर्वाधिक आकस्मिक और अनियोजित स्थानांतरण था। लोगों को अपना घर-बार छोड़ने पर विवश होना पड़ा। अल्पसंख्यकों को सीमाओं पर शरणार्थी शिविरों में अस्थायी आश्रय लेना पड़ा। अनुमान के अनुसार विभाजन से 80 लाख लोगों को नई सीमा के पार स्थानांतरण करना पड़ा और 5 से 10 लाख लोगों की हत्या हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं का मानना था
कि भारत को अपने सभी धर्मों के व्यक्तियों से समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। ब्रिटिश भारत ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, जो कि ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थे, और रियासतों, देसी शासकों द्वारा शासित बड़े और छोटे राज्य में विभाजित था। सरदार पटेल उस अवधि के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे और उन्होंने शासकों को दृढ़ता परंतु युक्तिपूर्ण ढंग से मनाया समझाया। ये एक महत्वपूर्ण कार्य था। कांग्रेस नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी श्री रामलू आमरण अनशन पर बैठ गए, जिससे 56 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। अंततः प्रधानमंत्री ने दिसंबर 1952 में आंध्र राज्य के गठन की घोषणा की। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट में ये स्वीकार किया कि देश की सीमाओं को अलग अलग भाषाओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ।